हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका टाइम्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं वो किस किस देश से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोत दोनों को लिए गए थे। ठीक है, आंतरिक स्रोत किसे कहते हैं? जैसे कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए थे। जब वो अंग्रेज चले गए तब उन्हीं नियमों कानूनों को भारत के संविधान में अपना लिया गया। ठीक है, ये तो हो गए आंतरिक स्रोत। अगर हम बाह्य स्रोत की बात करें तो जैसे कि इंग्लैंड की संसद से, ब्रिटेन की संसद, मतलब इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही बात हुई, अमेरिका, फ्रांस, रूस, मतलब बाहरी दुनिया से या बाहरी जितने भी देश थे उनसे भारतीय संविधान ने क्या क्या अपनाया, तो हम इस वीडियो में उसकी ही बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था? अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन चलाने के लिए एक अधिनियम बनाया था। ठीक है, उसी के अनुसार भारत में जो अंग्रेज थे वो अपना शासन चला रहे थे। पर वहां से भारतीयों ने, मतलब भारत के संविधान में क्या क्या अपनाया गया, देखिए, न्यायपालिका अपनाई गई। ठीक है, न्यायपालिका मतलब भारत में सर्वोच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा, अधीनस्थ न्यायालय होंगे। ठीक है, उनका गठन किस प्रकार से होगा, ये सब कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद भारत के संविधान में एक पद है कैग, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसकी भी व्यवस्था कहाँ से की गई है? भारत शासन अधिनियम 1935, ये है कैग। उसके बाद हम बात करें, एक पद है, मतलब एक पद नहीं, एक आयोग है जिसका नाम है लोक सेवा आयोग। दोस्तों, ये लोक सेवा आयोग वही है जिसके द्वारा पूरे भारत के स्तर पर अधिकारियों की जो, मतलब परीक्षाएं वगैरह जो कराता है वो ये लोक सेवा आयोग। जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ये सब जो परीक्षाएं वगैरह कराता है वो किसके माध्यम से होती है? लोक सेवा आयोग। उसका पद कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ये बहुत बड़ा, मतलब एक प्रावधान था। ठीक है, इस भारतीय संविधान में लगभग 250, इधर से लिखता हूँ, 250 जो अनुच्छेद है वो कहाँ से अपनाए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। और भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। तो आप देख ही रहे होंगे कि 395 से दो 250 तो उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 से अपना लिए। ठीक है, तो अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा जो प्रावधान है वो कहाँ से अपनाए गए हैं, तो कहाँ से अपनाए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी ब्रिटिश देश, जहाँ के अंग्रेजों ने हम पर राज किया था। देखिए, ब्रिटेन से अपनाई गई संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में मतलब एक संसद होती है, उसके दो सदन होते हैं। तो वही सदन कहाँ से अपनाए गए हैं? भारत में ब्रिटेन से अपनाए गए हैं। दोस्तों, आपके लिए एक बात ये जानना जरूरी है कि जो ब्रिटेन की संसद है उसको संसदीय व्यवस्था की जननी कहा जाता है। दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें उन्होंने जो संसदीय व्यवस्था अपनाई है वो ब्रिटेन की संसद को देखकर अपनाई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संसदीय विशेष अधिकार, यानी संसद के लिए कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। तो वो उनकी चर्चा मतलब उनका भी प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। और अगर हम बात करें विधि का शासन, देखिए, संसद में कानून बनता है, उसी कानून के अनुसार शासन होता है, तो उसी के लिए हम बोलते हैं विधि का शासन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हाँ अभी तो ब्रिटेन ही चल रहा है। उसके बाद एकल नागरिकता। देखिए, भारत में एकल नागरिकता है, यह तो आपने बहुत जगह पढ़ा ही होगा। ठीक है, और जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, वहाँ पर राज्य की भी होती है प्लस देश की भी होती है। पर हमारे देश में क्या है, चाहे आप किसी भी राज्य के निवासी हों, आपके पास केवल एक ही नागरिकता होगी, वह होगी केवल भारतीय की। उसके बाद हम बात करें मंत्रिमंडल व्यवस्था। देखिए, जिस जिस देश में संसदीय व्यवस्था होती है वहाँ पर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था होती है, अर्थात वहाँ पर सरकार द्वारा मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि मंत्रिमंडल व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई है? ब्रिटेन से।
आप ऐसा समझ लीजिए, अगर कहीं पे भी संसदीय व्यवस्था उससे संबंधित जुड़े प्रावधान आए तो वो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कनाडा से। देखिए कनाडा, कनाडा से लिया है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था क्या होता है दोस्तों? जैसे देखिए, आपका कोई गांव है, उस गांव में बहुत से मकान होते हैं, उन मकानों से मिलकर क्या बनता है? एक गांव बनता है। इसी प्रकार भारत में बहुत से राज्य हैं, उन राज्यों से मिलकर क्या बना है? एक भारत बना है, ठीक है दोस्तों। यही यही जो संघात्मक व्यवस्था है, यानी राज्यों से जुड़कर एक शक्तिशाली जो संघ बना है, उसी के लिए हम बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। अब कहाँ से ली गई है? कनाडा से। उसके बाद लिया गया है शक्तियों का विभाजन। यह है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन क्या है? देखिए दोस्तों, कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास में बांट दी गई हैं, कुछ शक्तियां राज्य सरकारों के लिए दे दी गई हैं। तो जो विभाजन है, केंद्र सरकार को शक्तियां और राज्य सरकार को शक्तियां, वो कहाँ से मतलब ली गई हैं? वो कनाडा से ली गई हैं। उसके बाद कुछ शक्तियां ऐसी थी जिसको नहीं बांटा गया, या हम कहें वो बची शेष रह गई। तो वो शक्तियां किसके पास हैं? वो भी शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। उन पर राज्य अपना दावा नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। ये तो सभी जो कनाडा से हो गया। उसके बाद हम बात करें आयरलैंड। देखिए आयरलैंड से तीन चीजें ली हुई है: नीति निर्देशक तत्व, राज्य स्वामी सदस्य का मनोनयन और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। देखिए नीति निर्देशक तत्व क्या है? देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपनी कुछ नीतियां बनाए। तो इन जो तत्व भारतीय संविधान में दिए हुए हैं, उनका ध्यान रखे, अर्थात उनको ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाए। जैसे कि बच्चों के लिए नीतियां बनाए, कि बुढ़ापे हैं तो उनके लिए, मतलब वृद्ध व्यक्तियां हैं तो उनके लिए नीतियां बनाए, विधवाएं हैं तो उनके लिए नीतियां बनाए। तो इसमें यही कहा गया है कि जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, अगर वह अपनी कोई भी नीति बनाती है, तो जो नीति निर्देशक तत्व में जो तत्व दिए हुए हैं, अर्थात जो पॉइंट दिए हुए हैं, उनको ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाए। तो वो क्या हो गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। उसके बाद बात करते हैं राज्य स्वामी सदस्यों का मनोनयन। देखिए तो दोस्तों, क्या है राज्यसभा में? जो आपको पता ही होगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार उन्हें नियुक्त कर सकता है। तो वही क्या है? राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। उसके बाद करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचक, यानी राष्ट्रपति की चुनने की जो पद्धति होगी, निर्वाचक मतलब यही हुआ, जो चुनाव वगैरह होगा वो किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है, उसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के आ, जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो ही केवल वोटिंग करते हैं। तो किस केवल इसमें यही बताया गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की पद्धति किस प्रकार होगी, अर्थात उसमें कौन कौन वोट दे सकता है, कौन कौन वोट नहीं दे सकता, ठीक है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से यह प्रावधान लिया कि जो हमारा भारतीय संविधान है, हम उसमें किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर तो यही है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो कहाँ से ली हुई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र व्यवस्था तो है। तो दोस्तों, आपके लिए याद रखना होगा कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उनमें तीन चीजों का बहुत जोर शोर था, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का। समानता, समान मतलब सभी लोग समान हो। स्वतंत्रता, उन पर कोई भी अनुचित रोक टोक ना हो। और बंधुत्व, और बंधुत्व का मतलब भाईचारा। तो ये कहाँ से ले गए हैं? हमारे फ्रांस से ये तीन सब ले गए हैं। उसके बाद गणतंत्र व्यवस्था। देखिए दोस्तों, गणतंत्र व्यवस्था में क्या होता है? गणतंत्र व्यवस्था का यह मतलब होता है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होगा, उसका जो पद है वो वंशानुगत ना हो। मतलब वंशानुगत का मतलब यह है कि राजा का बेटा राजा ना हो, कि राजा तो उसका छोटा बेटा वो या बड़ा जो भी हो, मतलब राजा का बेटा राजा ना हो। तो यही है, मतलब भारत का जो भी राष्ट्रपति होगा, वो उसका लिए चुनाव होंगे, यानी उसके लिए वोट पड़ेंगे, चुनाव होंगे, जो जीतेगा वही भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसमें यही कहना चाह रहे हैं गणतंत्र व्यवस्था में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी
जो शक्तियों का विभाजन था, कुछ शक्तियां केंद्र को दे दी गई, कुछ राज्य को दे दी गई, और कुछ शक्तियां ऐसी थी जो नहीं बांटी जा सकी, वो शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां कहलाई। वो किसके पास थी? केंद्र सरकार के पास में थी। कुछ शक्तियां ऐसी थी जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती थी। ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आई आपके कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती थी? उन्हीं शक्तियों को हम क्या बोलते हैं? जो सूची है वो संवर्ती सूची में है। वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया। यानी संवर्ती सूची में जो भी विषय वगैरह होंगे उन पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है, कोई भी विधेयक वगैरह या प्रस्ताव आया लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास नहीं हुआ। ठीक है। तो क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक के लिए बुलाता है, यानी एक जगह बुला लेता है। एक जगह बुलाने के बाद उन पर वोटिंग करा लेता है और जो विधेयक होता है वो पास हो जाता है। तो आपको यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त अधिवेशन है उसके लिए कौन बुलाता है? उसके लिए कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है जब संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है तो उसमें अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है आपको ये भी पता होना चाहिए। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो आपके 3 पॉइंट हो गए। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 160 में। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब हम बात करें जर्मनी। देखिए जर्मनी को आप कैसे याद कर सकते हैं? जर्मनी का मतलब ये हुआ, जैसे जर्मनी का जब आप नाम सुनेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान में आना चाहिए हिटलर। जर्मनी में एक हिटलर था, वो बहुत ही तानाशाही था। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं जर्मनी और हिटलर। हिटलर को आप रखेंगे तो क्या है, जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल की शक्तियां। भारत जो भी आपातकाल भारत में लगता है उसकी जो शक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी से ली गई हैं। उसके बाद एक चीज और है कि आपातकाल के समय भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो भी कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की समाप्ति का होना कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें यूएसए। यूएसए मैंने नीचे लिख दिया है, एक्चुअली मुझको इसको ऊपर में लिखना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही, ये भी इसमें जो भी प्रावधान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो पूरा जो भी स्रोत है वो सभी हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो मैं स्टार बना देता हूँ, ऐसा ही बना है मेरे से। मूल अधिकार देखिए भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। और उसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन। ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए। यूएसए का मतलब अंग्रेजी में लिख दिया है, आप समझ तो रहे ही होंगे, नहीं अमेरिका है। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन के लिए अगर हम साफ साफ कहें तो जो भी अदालतें होती हैं, उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनको ये शक्ति होती है कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई नियम या कानून कानून बनाए तो उसकी वह जांच पड़ताल करती है। मान लीजिए सुप्रीम कोई नियम कानून बनाया, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने जांच पड़ताल की, उसको लगा कि यह जो कानून है वह संवैधानिक जो प्रावधान है उनका उल्लंघन कर रहा है, तो क्या होता है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होती है उस कानून को जीरो यानी खत्म कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यानी अदालत की जो जांच पड़ताल करने की शक्ति है इसी को ही न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। और ये चाहे, हाँ इसके अलावा क्या होता है, एक तो कानून हो गया, इसके अलावा कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई आदेश दे और वह आदेश ऐसा हो, जो ऐसा लगता हो कि वह मौलिक जो मूल अधिकार हैं या संविधान में कुछ ऐसा है जो मतलब जिसका ये इनका आदेश उल्लंघन करता हो, तो उसके लिए क्या कर देगी? निरस्त कर देगी। ठीक है। और ये अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। संविधान की सर्वोच्चता
अर्थात संविधान की सर्वोच्चता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए अर्थात अमेरिका से लिया गया है। भारत में कौन सर्वोच्च है? भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में यह कहा गया है कि कोई भी कानून या सरकार का कोई भी अंग वह संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के लिए इतनी शक्ति मिलती कहाँ से है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की इतनी शक्ति मिलती है हम भारत के लोग अर्थात भारतीय जनता से। अब हम बात करते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति। देखिए, निर्वाचित राष्ट्रपति का मतलब क्या हुआ? यानी जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसके वोट पड़ेंगे, यानी उसका चुनाव होगा, जो चुनाव में जीतेगा वो राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि इंग्लैंड है, वहाँ पर जो राजा है, राजा का बेटा ही राजा बन जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए बाकायदा चुनाव होंगे, जो जीतेगा वो राष्ट्रपति बनेगा। और महाभियोग, यानी जो राष्ट्रपति है उसको अगर हमें पद से हटाना है तो हम उसके लिए कैसे हटाएंगे? तो उसके लिए चर्चा है उसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो हुआ है महाअभियोग। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद। जो उपराष्ट्रपति का पद है दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। आपने ये जो जो देश हैं इस तरफ और इस तरफ प्रावधान है, यानी क्या क्या लिया गया है, तो आपने कहीं पे भी यही नहीं नोटिस किया होगा कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जो राष्ट्रपति का पद है वह ब्रिटेन का जो राजा है उसके समान है, अर्थात ब्रिटेन के राजा को देखते हुए भारतीय राष्ट्रपति का पद बनाया गया है। ठीक है, यानी ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन का जो राजा होता है उसके लिए क्या होती है, उसका बेटा का बेटा या जो भी है, मतलब वंशानुगत वह पद होता है। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है तो उसके लिए वोट पड़ते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन के राजा के पद के समान बनाया गया है। यह राष्ट्रपति का पद अगर कहीं आ जाए अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, तो ये अमेरिका से नहीं लिया गया है। हमारे अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से केवल इतना लिया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा उसके लिए वोट पड़ेंगे, बस अमेरिका से इतना लिया गया है। पहले तो ऐसा आएगा नहीं कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया। अगर राष्ट्रपति का पद लिया हो तो कहीं ना कहीं आपने को देखने को मिल जाएगा कि ब्रिटेन का जो देश है वहां से लिया गया है। ठीक है, मतलब वो जो पद है वो राजा के समान ही है। एक चीज दोस्तों मैं मिस कर गया, रूस से। मौलिक कर्तव्य। ये दोस्तों जो मूल संविधान था उसमें इन पदों की या इन प्रावधानों की चर्चा थी। ठीक है, पर ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बाद में जोड़े गए थे। ये कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ में ना आया हो तो आप इसको एक बार दोबारा देखिए। मुझे आशा है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा मिला हो तो इसके लिए लाइक जरूर कर दें और आगे की वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।